हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू आरंभ सीरीज। तो देखिए, आरंभ सीरीज के लॉ सेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। इस पर हम लोग ने बहुत डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो वो हिस्सा था टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने देखा था वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, बनने के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। तो उसको पहले एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग थ्योरी पे आएंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक कर लो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक कर लो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और एक कर लो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है देखो, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि बोल करके कर रहे हैं या लिख करके कर रहे हैं। लेकिन हम जब सामने वाले से अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां पर जो कम्युनिकेशन का मोड है वो बोल करके है या लिख करके है। हम अपनी बातों को कह पा रहे हैं, चाहे कैसे भी हो, ओरल हो या राइटिंग हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हम शब्दों को यूज कर रहे हैं, जहां पर हम शब्दों को यूज कर रहे हैं, वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, चाहे वो ओरल हो और चाहे वो राइटिंग में हो, तो उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर बोल करके या लिख करके, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करके, वर्ड्स का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे। ये तो आसान पार्ट है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, एक आप कर लो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और एक आप कर लो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक आप कर लो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और एक आप कर लो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। साइलेंट का मतलब बाय कंडक्ट ऑफ, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब देखो क्या हुआ, जहां पर पार्टीज चुप हैं, साइलेंट हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं कि उनके कंडक्ट की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, उसको बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट या साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, या दिस इज अ पार्ट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी नाम से बोल सकते हो, आप इंप्लाइड भी बोल सकते हो, आप टैसिट भी बोल सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। तो जहां पर चीजें बोल करके या लिख करके ना हो, यानी कि अदर देन वर्ड्स हो, अदर देन वर्ड्स हो, वहां पर कंडक्ट के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एक एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार ट्रेन से उतरा। ठीक है, ये एग्जांपल आपके मॉड्यूल में भी है, मॉड्यूल में भी इसका क्वेश्चन है। मैं ट्रेन से उतरा, एक बंदा आया, वो कुली की ड्रेस पहने हुए, कुली के कपड़े पहने हुए। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरे पास में आया, उसने मेरा सामान उठाया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसने सामान उठा करके अपने सर के ऊपर रख लिया, तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मेरे से पूछा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है या आपको कहाँ पे जाना है, तो मैंने उसको बता दिया भाई गेट नंबर 1 पे जो एग्जिट है वहां पर मेरे को जाना है। तो उसने सामान लिया और गेट नंबर 1 के एग्जिट की तरफ चलने लगा, मैं उसके पीछे पीछे गया। अब उसने जब गेट नंबर 1 के एग्जिट पे आ गया, उसने सामान नीचे रखा और मेरे से 200 रुपए मांगे। अब आप बताओ कि क्या उसका 200 रुपए मांगना मेरे से सही है? क्या मैं उसको मना कर सकता हूं कि भाई मैं 200 रुपए नहीं दूंगा, तुमने मेरे से पूछा, तुमने मेरे को कोई भी ऑफर दिया, मैंने तुम्हारा कोई भी ऑफर एक्सेप्ट किया,
तो अब देखो यहां पर जब वो मेरा सामान उठा रहा था तो यानी कि वो एक कंडक्ट कर रहा था। अब अगर कोई अननोन पर्सन आ करके आपके सामान को उठाएगा तो आप मना करोगे ना, मैंने मना किया? नहीं मना किया। यानी कि यहां पर उसका कंडक्ट और मेरा कंडक्ट, हम दोनों का कंडक्ट क्या कर रहा है, हम दोनों का कंडक्ट साइलेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है कि वो एक ऑफर दे रहा है, मैं साइलेंटली उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। मना नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैं साइलेंटली उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अब जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ऑब्वियसली कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट बन रहा है, कॉमर्शियल नेचर है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होगा, तो यहां पर बिल्कुल मेरी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि मुझे उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर मैं नहीं देता हूं तो यहां पर उसके पास में राइट है कि वो अपने राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स करा सकता है, यानी मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो बेटा यही चीज समझनी है यहां पर कि यहां पर पार्टीज ऐसा कंडक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, यहां पर बोला और लिखा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैंने बगैर पूछे अपने दोस्त के घर पर 500 केजी राइस भिजवा दी है। ठीक, अब जब राइस लेकर के वहां पर ट्रॉली वाला पहुंचा तो उसने देखा यार किसने भेजा है, उसने देखा यार तो प्रतीक सर ने भेजा है। उसने क्या किया, उसने राइस को अपने घर पे रखवा दिया। अब देखो ना तो मैंने उसको बोला, ना कुछ पूछा, ना कुछ लिखा, उसने भी ना मेरे को कोई जवाब दिया, कुछ नहीं दिया, उसने साइलेंटली राइस को अपने घर पे रखवा दिया। तो यहां पर देखो तो एक तरीके से मैंने उसको ऑफर दिया ना, साइलेंटली एक ऑफर दिया कि भाई ये राइस तुम रखोगे क्या, और उसने चुपचाप उसको रख भी लिया। तो उसने मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या मैं उस राइस का पैसा उससे ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो बेटा जहां पर चीजें साइलेंटली हो, हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं कि हमारे कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर उसको बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे हम लोग एटीएम मशीन में जाते हैं ना पैसे निकालने के लिए, हम लोग एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो वहां पर क्या करते हैं, हम एटीएम मशीन में गए, कार्ड डाला, पैसे निकाले। तो यहां पर मेरे और एटीएम मशीन के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन क्या एटीएम मशीन में खड़े होकर के कोई मेरे को बुला रहा है क्या? क्या मैं वहां पर किसी से पूछ रहा हूं क्या कि भाई मैं एटीएम मशीन से पैसा निकाल लूं क्या? कुछ नहीं हो रहा है ना। यानी चीजें एक्सप्रेसली वहां पर भी नहीं हो रही हैं, वहां पर हम ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ऑक्शन है, ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन सबको पता होगी, नीलामी होती है। नीलामी में क्या होता है, नीलामी में एक बिडर होता है, वो बिड लगाता है, अगर उसकी बिड फाइनलाइज हो गई तो फिर उसको गुड्स बेच दिए जाते हैं। तो वहां पर भी उसकी जो बिड फाइनल होती है वो कैसे होती है, आपने आईपीएल में देखा होगा या और भी कहीं देखा होगा, 1 2 3 फॉल ऑफ हैमर। तो जैसे ही आखिरी में फॉल ऑफ हैमर हुआ तो इसका मतलब उसकी बिड फाइनल हो गया, बिड फाइनल हो गई तो उसको गुड्स लेने पड़ेंगे, बिडर के साथ में एग्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पर ऑक्शन भी बेटा एक तरीके का इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे कोई बस है, वो बस डेली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अब मुझे भी वहां पर जाना है तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, बस में जाकर के बैठ जाऊंगा। तो वहां पर मैं ऐसा कंडक्ट कर रहा हूं ना, तो जहां पर चीजें बाय कंडक्ट होती हैं उसको बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में देखते हैं क्वासी। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले क्वासी वर्ड का मतलब समझो। क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है सेम एज। क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम एज। सेम एज का मतलब क्या हो गया? जैसा। हम लोग जैसा वर्ड कब यूज करते हैं? ये तुम्हारे जैसा है, या मेरी मौसी मेरी मां जैसी है, तो ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल के जैसा है। तो यहां पर ऐसे ही मैं कहता हूं कि क्वासी को अगर याद रखना है ना, तो क्वासी को याद रखो मौसी से। मौसी, हम लोग मौसी को मौसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मदर की सिस्टर होती है मासी। ठीक, यानी माँ जैसी, माँ तो नहीं है लेकिन माँ जैसी है ना। उसी तरीके से क्वासी भी होता है, यानी क्वासी ओरिजिनल नहीं होता है लेकिन ओरिजिनल के जैसा होता है, सेम एज होता है। अब देखो कैसे चलो दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी होना चाहिए। ठीक, अब एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हैं तभी तो जाकर के एक रियल या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अब अगर सोचो कि ना तो कोई ऑफर है
ना कोई एक्सेप्टेंस है। जब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा, एग्रीमेंट भी नहीं होगा, ना कोई एग्रीमेंट है, बस केवल एक चीज है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, बस केवल एक चीज है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो यहां पर अब इसको रियल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लॉ में तो इन्फोर्स करा सकते हैं, तो इसका मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस तो अराइज हो रही हैं। जब हम कोर्ट में जा सकते हैं तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ राइट्स भी होंगे। तो जहां पर राइट्स भी अराइज हो रहे हैं, ऑब्लिगेशंस भी अराइज हो रही हैं, लेकिन वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, वो किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं, वो लॉ की वजह से अराइज हो रहे हैं। तो जैसे टेसिट का मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है, तो यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये बाय लॉ होता है, ये कानून की वजह से होता है, ये लॉ की वजह से होता है। लॉ की वजह से आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने एक बार मिस्टर बी की शॉप पर अपने कुछ गुड्स छोड़ दिए। मिस्टर ए एक बार बी की शॉप पे गए, वहां पर इनके गुड्स छूट गए, ये भूल गए गुड्स को लेना। तो अब कायदे से अगर देखो तो बी की ये ड्यूटी होती है ना कि बी ए को वो गुड्स रिटर्न करे। भाई बी की जब शॉप पे सामान भूल गए हैं तो ये बी की ड्यूटी नहीं होती है कि वो ए को गुड्स वापस करे। भाई पता है दूसरे का सामान है तो वो वापस करेगा। अब अगर मान लीजिए कि मिस्टर बी ने वो गुड्स वापस नहीं किए, मिस्टर बी ने वो गुड्स वापस नहीं किए और बाद में मिस्टर ए को पता चला कि यार मेरे गुड्स तो बी की शॉप पर छूट गए। अब वो बी की शॉप पे जाकर के अपना सामान मांग रहा है, बी उसको दे नहीं रहा है। तो अब आप खुद बताओ कि क्या ए बी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? कैन ए फाइल अ सूट ऑन बी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब देखो यहां पर ए के पास में एक राइट आ रहा है ना, बी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है ना। तो जब ए के पास में राइट आ रहा है, इसके पास में ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा कुछ नहीं लग रहा। मैंने आपको बताया था दूसरी क्लास में कि कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेशन भी होते हैं, वैसे ही। लेकिन यहां पर क्या कोई ऑफर था, कोई एक्सेप्टेंस थी, कोई एग्रीमेंट था? कुछ भी नहीं था ना। लेकिन तो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन अराइज हो रहे हैं। क्यों अराइज हो रहे हैं? ये लॉ की वजह से अराइज हो रहे हैं बेटा, ये कानून की वजह से अराइज हो रहे हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है लेकिन रियल नहीं बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा बन रहा है। इसको रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा बन रहा है। और जैसा हम लोग कब यूज करते हैं? भाई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से कम भी नहीं है। जैसे मासी, मां तो नहीं है लेकिन मां से कम भी नहीं है। मेरे ख्याल से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपके दो पार्ट में है, एक टैसिट और एक क्वासी। टैसिट का मतलब हो गया बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, क्वासी का मतलब हो गया इम्पोज्ड बाय लॉ। क्लियर है सबको? तो एक बार इसको हम लोग थ्योरी पे भी देख लेते हैं। हाँ तो देखो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? तो सबसे पहले एक्सप्रेस आ गया। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, यानी बोल करके या लिख करके। सेक्शन 9, एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। डन है सबको? चलो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी यहां पर बेटा शब्दों का यूज नहीं हो रहा है, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स टू कैरी पैसेंजर, दिस इज इंप्लाइड ऑफर बाय कंपनी। तो अब बस अगर अलग अलग रूट्स पे जा रही है तो एक तरीके से देखो तो बस ऑफर ही तो दे रही है कि भाई हम आपको एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ देंगे, सबको बुलाती थोड़ी ना है, वो तो इंप्लाइड ऑफर हो गया। एक्स बोर्ड्स अ बस, अब एक्स बस में बैठ गया तो दिस इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अब उसका बैठना यानी कि जो कंडक्ट है वो क्या कहला रहा है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। नाउ देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब देखो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पहला है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, इसको देखते हैं। व्हेन इट हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यही तो मैंने आपको बताया कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग कैश थ्रू ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये भी मैंने आपको बताया। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर ऑफ एन ऑक्शन सेल।
तो मेरे ख्याल से टैसिट भी अपना क्लियर है। अब आते हैं क्वासी पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्रिएटेड नाइदर बाय वर्ड स्पोकन, तो ना तो कुछ बोला जा रहा है, नॉर रिटन, ना कुछ लिखा जा रहा है, नॉर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, यहां पर कंडक्ट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि नो कंडक्ट। अब अगर नो कंडक्ट है तो इसका मतलब नो टैसिट। तो ना तो ये बोला जा रहा है, ना लिखा जा रहा है, ना कुछ हम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन बस केवल कैसे क्रिएट हो रहे हैं, बट दीज आर क्रिएटेड बाय द लॉ। तो ये लॉ की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, इफ मिस्टर ए लीव्स हिज गुड्स एट मिस्टर बी शॉप बाय मिस्टेक, देन इट इज फॉर मिस्टर बी टू रिटर्न द गुड्स और टू कॉम्पनसेट द प्राइस। भाई अगर कोई भी आदमी आपके यहाँ अपना सामान भूल गया है तो ये आपकी लीगल ड्यूटी होती है ना कि आप उसको गुड्स वापस करोगे, और गुड्स अगर आपने कंज्यूम किए, यूज किए, तो आप उसको कॉम्पनसेट करोगे, यानी कि उसका पैसा आप उसको पे करोगे। In fact, these contracts depend on the principle that, अब देखो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है, किस बेसिस पर, एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तमाम तरीके की चीजें, एक तरफ बोल रहा है नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस ओनली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिस क्या है, इसके पीछे वजह क्या है इसको डालने की? तो बेटा इसका प्रिंसिपल ये है, कोई भी आदमी किसी दूसरे के पैसों को या कोई भी आदमी किसी दूसरों के अधिकारों की वजह से खुद अमीर नहीं बन सकता। एक आदमी दूसरों के पैसों का या दूसरों के अधिकारों का फायदा नहीं उठा सकता। मैं आपके पैसों को एंजॉय नहीं कर सकता, मैं आपके अधिकारों को एंजॉय नहीं कर सकता। यही है इसका बेसिस प्रिंसिपल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखते हैं, ऑन द प्रिंसिपल दैट नोबडी विल बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो किसी दूसरे का नुकसान करके अगर आप अमीर बन रहे हो तो वो गलत है, और इसी प्रिंसिपल पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डाला गया है कि भाई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा करके आप उसके नुकसान को एंजॉय नहीं कर सकते। यही बेसिस है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, सबको पता है, जो इंटरनेट से बनते हैं उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के थ्रू जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब बेसिकली एक तरीके से होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो हमने प्रॉमिस किया है, जब हम उस प्रॉमिस को पूरा कर देंगे तो इसका मतलब हमने परफॉर्म कर दिया। अब अगर हमने परफॉर्म कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूशन कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। और जब हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बन जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं एक बार ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटेड में, तो जहां पर बेटा दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर चुकी हैं, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल हिज कार एट द रेट ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी कार को बेचने का 5 लाख रुपए में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार दे दी डिलीवर, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 5 लाख रुपए दिए, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर दी, अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो देखते हैं एक बार। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ कार फ्रॉम बी बाय पेइंग कैश, बी इंस्टेंटली डिलीवर हिज कार। ठीक है, तो उसने तुरंत के तुरंत कार डिलीवर कर दी, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो क्या हुआ, इसी पे ही ले लेते हैं। अब देखो, अब जैसे यहां पर
इसी वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में कि वो अपनी कार देगा 5 लाख रुपए में। ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसकी जो डेट है वो है, मान लेते हैं 20 फरवरी। 20 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक। कार की डिलीवरी कब होनी है? ये होनी है 15 मार्च को। तो परफॉर्मेंस कब होनी है? 15 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? 20 जनवरी को। लगभग 1 महीने के बाद परफॉर्मेंस होनी है। तो आज की डेट में क्या बोला जाएगा? आज की डेट में बोला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है, यानी कि परफॉर्मेंस करना अभी बाकी है। जब परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, और जब दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना बाकी है, इन्होंने बोला कि 15 तारीख को हम कार की डिलीवरी देंगे, इन्होंने बोला कि जो पेमेंट है भाई वो हम भी 15 तारीख को दे देंगे। एडवांस पैसा क्यों दें? पता चला पैसे लेकर के भाग जाओ तो हम क्या करेंगे? इन्होंने कहा पैसे भी हम 15 मार्च को दें। तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 20 फरवरी को, परफॉर्म कब होनी है? 15 मार्च को। तो इसको क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना अभी बाकी है। तो इसी में ही चलो मैं एक पार्ट और भी बता देता हूं, आगे उसको थ्योरी में कवर अप कर लेंगे। इसी का ही एक पार्ट होता है पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हुआ? सपोज कि मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी, पेमेंट डन है, इन्होंने 5 लाख रुपए मिस्टर ए को दे दिए। इन्होंने कहा ठीक है हम पैसे तुम्हें पकड़ाए दे रहे हैं, पता चला मेरे पास से पैसे खर्च हो जाए, तुम एक काम करना कि तुम कार की डिलीवरी 15 मार्च को दे देना। तो यानी अब देखो, तो मिस्टर बी ने तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। तो यहां पर क्या बोला जाएगा? पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना बाकी है तो क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ने परफॉर्म कर लिया है, एक पार्टी को परफॉर्म करना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टली एग्जीक्यूटरी एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड। अब एक बार थ्योरी पे आ जाते हैं। देखो तो कहां थे? हाँ यहां पर थे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। A contract in which both the parties have still to fulfill their obligation। तो दोनों पार्टीज को अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना अभी बचा हुआ। एग्जांपल देख लेते हैं। D agrees to buy V's cycle by promising to pay cash on 15 July। V agrees to deliver द साइकिल ऑन 20 जुलाई। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस फ्यूचर में होनी है, आगे होनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी। अब देखो आगे क्या बता रहा है? पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। ये भी मैंने आपको बताया, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टीज हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन बट द अदर पार्टी इज येट टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। तो एक पार्टी ने परफॉर्म कर लिया है और एक पार्टी को परफॉर्म करना बाकी है। सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से 100% आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देख लेते हैं एक बार। ए सेल्स हिज कार टू बी एंड ए हैज डिलीवर्ड द कार बट बी इज येट टू पे द प्राइस। ठीक है, तो उसने कार तो डिलीवर कर दी, लेकिन प्राइस देना भी बाकी है। नहीं, एक ने परफॉर्म कर दिया, एक का परफॉर्म बाकी है। फॉर ए इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो ए के लिए क्या हो गया बेटा? एग्जीक्यूटेड हो गया है। वेयर एज इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बी। तो बी के लिए ये भी एग्जीक्यूटरी है, सिंस द प्राइस इज येट टू बी पेड। डन है? तो बच्चा लोग, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आए। उम्मीद है समझ में भी आया होगा। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो सारी चीजें क्लियर है, मजा आ रहा है पढ़ाई में। ठीक है, तो क्योंकि आप जब कमेंट करोगे ना, आप जब लाइक करोगे, आप जब पसंद करोगे, तभी मेहनत भी सफल होगी, मेरी भी और आपकी भी। ठीक है, पता चला मैं मेहनत कर रहा हूं, आप वहां पर क्लास ही नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो चलो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा, जैसे अभी हम लोग पढ़ करके आए, पता चलेगा कैसे। तो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब हम अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग तो देखो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायलैटरल और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब दोनों पार्टीज को अपनी अपनी परफॉर्मेंस करना बाकी हो, जब एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस हो रहे हैं,
दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं और दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना अभी बाकी है, तो उसको बोला जाता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज की लायबिलिटी अगर अराइज हो रही है तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, a contract in which both the parties commit to perform their respective promise is called a bilateral contract. Example देख लेते हैं। A offers to sell his Fiat car to B for ₹21 lakh. On acceptance of A's offer by B, there is a promise by A to sell the car and there is a promise by B to purchase the car. There are two promises. तो यहाँ पर दो प्रॉमिस हो रहे हैं, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस बची हुई हैं, दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। डन है सबको? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? एक तरफ से, यानी यहां पर एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है, एक पार्टी को परफॉर्मेंस करना बाकी है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ एक मैनेजर काम करता है, मैनेजर को कहीं दूसरी कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर आ गया। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि यार अगर तुम दूसरी कंपनी में जॉब करने नहीं जाओगे, मेरे यहीं कंटिन्यू करोगे, तो तुम्हें मैं 20 लाख रुपए का बोनस दूंगा। ठीक, तो अब देखो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ना, मैनेजर तो मेरे को कुछ नहीं बोल रहा, मैनेजर तो मेरे को कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, प्रॉमिस वन साइडेड हो रहा है मेरी तरफ से। अब अगर उसने जॉब नहीं करी तो क्या वो मेरे प्रॉमिस को इन्फोर्स करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल को समझो वन साइडेड, बाइलेटरल को समझो बोथ साइडेड। ठीक है, तो देखो अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच only one party has to perform his promise or obligation, another party has to perform his promise or obligation to do और forbear। forbear का मतलब क्या होता है बेटा? मना करना। ठीक है, किसी काम को करने से हमने मना किया कि भाई अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, या ये काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये उसके करने या ना करने के ऊपर डिपेंड है। अगर उसने कर दिया तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए वॉन्ट्स टू गेट हिज रूम पेंटेड। अब ए अपने रूम को पेंट कराना चाहता था। ही ऑफर्स ₹2500 टू बी फॉर दिस पर्पस। अब उसने बी को प्रॉमिस किया कि बी को ऑफर किया कि भाई मैं तुम्हें 2500 रुपए दूंगा, तुम मेरे रूम में पेंट कर दो। बी सेज टू ए, अब बी ने देखो ए से क्या बोला? इफ आई हैव स्पेयर टाइम ऑन नेक्स्ट संडे, तो अगर मेरे पास अगले संडे को एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो भाई मैं तुम्हारा रूम जो है वो पेंट करूंगा। ठीक है, तो टाइम हुआ तो करूंगा, नहीं टाइम हुआ तो नहीं करूंगा। तो ये कोई प्रॉमिस थोड़ी ना हुआ, ये कोई प्रॉमिस थोड़ी ना कर रहा है। भाई कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। तो देखो देयर इज अ प्रॉमिस बाय ए टू पे ₹2500 टू बी। तो यहां पर ए बी को प्रॉमिस कर रहा है 2500 रुपए देने का, लेकिन बी क्या कह रहा है? बी ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो मैं पेंट करूंगा। तो यहां पर ये तो कोई प्रॉमिस हुआ नहीं। तो हाउ एवर देयर इज नो प्रॉमिस बाय बी टू पेंट द हाउस। तो बी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, केवल और केवल ए ने प्रॉमिस किया। ओनली वन प्रॉमिस, इसको बोला जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को आप वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। क्लियर है सबको? डन है? तो चलो बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही। ये यूनिट या ये पार्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो बेसिक चीजें आपने सीखी है ना, ये आगे की जो यूनिट्स होंगी उसमें बहुत काम में आने वाली हैं। तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना और कोशिश करना कि इससे रिलेटेड अगर मॉड्यूल में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करना। बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओगे तो वो 100% फ्रूटफुल होगा। मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम में समझ लो कि लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपको मॉड्यूल से ही मिलते हैं, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। क्लास एक बार आपने देख ली, ठीक। तो अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।